एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई आस्क्ड यू कि आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अभी तक जो हमने समझा कि डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेस को हम यूज कर सकते हैं स्वेदन चिकित्सा के लिए अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, और किस तरह से आप पेशेंट की लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं। जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स को हम देख रहे हैं, अगर किसी को नस्यम देना है, फेस की मसाज देनी है, नस्यम देना है, तो हमने इस एरियाज की अगर मसाज की है तो हम स्टीमर का यूज करते हैं। स्टीमर में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे हमने स्टीम को प्लेस किया और डायरेक्ट एक्सपोजर ले लिया। अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है अभी मैम। आ रहा है। वो अभी आ रही ठीक है। है, ठीक है, ओके, कंटिन्यू। या तो हम स्टीमर को यूज कर सकते हैं अगर हमें फेशियल प्रोसीजर करना है, नस्यम देना है, या लोकल एरिया को हमने इन्वॉल्वमेंट में लेना है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको दिखाया है, एक कॉइल्स की हम बात कर रहे थे। आई विल शेयर द स्क्रीन, देन आई विल एक्सप्लेन यू। सेकेंड जो मैंने आपको ये बताया, दिस टाइप ऑफ हीटिंग पैड, ये हीट एलिमिनेटेड रिफ्लेक्टेड कॉइल्स रहती हैं। अगर किसी पेशेंट को हमने कोटि प्रवेश रसायन चिकित्सा करनी है, आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट्स को मेंशन किया गया है जिसमें पेशेंट को कुछ टाइम के लिए ऐसे एरिया में बैठा दिया जाता है ताकि वो मेंटली और फिजिकली अपनी बॉडी को फिट कर सके। उसके लिए इस तरह की कॉइल्स, एलिमिनेटेड कॉइल्स को रूम के अंदर प्लेस किया जाता है, पेशेंट को यहाँ पे बैठा दिया जाता है, और इस कॉइल जो है ये हीट प्रोड्यूस करती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकेंड, क्रोमेटोथेरेपी, इट इज ए कलर थेरेपी। कलर प्लेट्स रहती हैं डिफरेंट, जैसे आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग से एक रूम को डिजाइन किया जाता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर थेरेपीज, क्रोमोथेरेपीज को प्लांट कर दिया जाता है। सो पेशेंट कैन ऑब्जर्व, पेशेंट जो है इस पे फोकसिंग लाइट दी जाती है और लाइट को फोकस करके उसकी बॉडी को हम रिकवर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हीट ब्लोअर, ये दो तरह के लैंप्स है। एक जो इंफ्रारेड लैंप है, इंफ्रारेड लैंप का क्या काम होता है, ये डायरेक्टली यूज किया जाता है उस लोकल एरिया पे जहां पे पेशेंट को पेन हो रहा है, वहीं पे इस ग्लोइंग लैंप को लगा दिया जाता है। ये हीट को प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे जैसे किसी को कटी बस्ती दी या ग्रीवा बस्ती दी तो स्पेसिफिक एरियाज के लिए इन लैंप को यूज किया जाता है। सेकेंड तरह का जो है दैट इज हॉट एयर ब्लोअर। हॉट एयर ब्लोअर में क्या रहता है कि हीट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ब्लो के द्वारा पूरी ही बॉडी में। दिस इज द चैम्बर, ये एक ऊष्मण स्वेदन यंत्र रहता है। ऊष्मण स्वेदन यंत्र में जो मैंने कल भी आपको बताया कि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बना प्लेस किया जाता है क्लिनिक्स पे, जिसमें नीचे से हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी सेट कर सकते हैं, स्टीमर्स को भी इसके साथ सेट किया जा सकता है। कुछ टाइम पहले डायरेक्ट नीचे एक हर्ब्स को ब्लो किया जाता था और पेशेंट को एक बेड के ऊपर लेटा दिया जाता था, जो आयुर्वेदा की बुक्स में मेंशन किया गया है। उसमें क्या होता है, जो हर्ब्स के फ्रेग्रेंस होते हैं और हर्ब्स के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। तो सिमिलर लाइक दैट नाउ अ डेज इन हर्ब्स को स्टीमर के अंदर डाल दिया जाता है जिससे ये पूरी ही बॉडी पे हमें एक्टिवेशन करें। तो स्टीम चैम्बर में दो तरह के चैम्बर्स होते हैं, फर्स्ट इज ऊष्मन स्वेदन, सेकंड इज नाड़ी स्वेदन। जो स्टीम चैम्बर की हम बात करते हैं जिसमें एक नोजल लगी होती है, इस चैम्बर के अंदर आप दशमूल के पत्ते, अरंड, धतूर, भांग, इन सब चीजों के पत्तों को ऐड ऑन कर सकते हैं और पेशेंट को स्टीम चैम्बर के अंदर बैठा दिया जाता है। यह डायरेक्ट इसके सर के ऊपर हमें आमलकी का चूर्ण लगाना चाहिए, या आप घर एक तौलिया टॉवल को नॉर्मल पानी से भिगोएंगे और उस टॉवल को पेशेंट के सर के ऊपर रखेंगे ताकि स्टीम लेते समय ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो, बॉडी के सिस्टम को हम मेंटेन कर सके। सो इट कैन बी डन बाय वे ऑफ स्टीम आइदर थ्रू द नोजल और इन द वेसल्स। अब दोषा के अकॉर्डिंग देखें तो ये श्लेष्मग्न है, हमारी बॉडी में कफ का शमन करने वाला होता है। कॉमन कंफर्टेबल मेथड ऑफ स्टीमिंग देती है। फर्स्ट इज द हार्ड विंड, जो हमारी बॉडी में एक ड्राई हीट प्रोड्यूस करती है, नाड़ी स्वेदन। सेकंड जो है क्लोज बॉक्स मेथड विथ ड्यूरेशन रेगुलेशन ऑफ ऑल धातुगत डिजीजेस,
जितनी भी हमारी बोन्स की डिजीजेज हैं या धातु के अंदर की डिजीजेज है, उनको रिकवर करने के लिए या पर्टिकुलर एक ही एरिया पे हमें स्टीम देनी है, उसके लिए नाड़ी स्वेदन यंत्र का यूज किया जाता है। और फुल बॉडी के लिए हम चैम्बर को यूज करते हैं। दिस इज कम्स अंडर द ऊष्मा स्वेदन। ठीक है, अब स्वेदन के अनदर टाइप में हमने ये भी देखेंगे कि आजकल और मॉडर्नाइज तरीके से किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। ए साइड पे आपका जो फर्स्ट और सेकंड पिक है ये परिषेक की है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिकल्स में। आई शो यू किस तरह से परिषेक दिया जाता है। पहले पिचू बनाया जाता था और उस पिचू से पूरी बॉडी पे रब किया जाता था। ये फर्स्ट पिक्चर जो आपको शो हो रही है ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड था। उसके बाद ये सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं एक मटका सा कुंभी की तरह लिया हुआ है। इस तरह का मटका भी यूज कर सकते हैं आप, लोटा। एंड सेकंड थिंग, यू कैन प्लेस ए पोट। आप एक पोट लेके उसके नीचे छेद करके पर्टिकुलर धारा में जो ऑयल हमारी बॉडी पे गिरे उसको भी यूज किया जा सकता है। वो धारा का ऑयल हमारे बॉडी के हर एक बॉडी के पार्ट को स्प्रेड करता हुआ जाए। सो इस दो तरह से प्रोसीजर किया जा सकता है। थर्ड प्रोसीजर में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है अब परिषेक के लिए डिजाइंड हो गई है। जैसे शिरोधारा पात्र जहां पे लगा है वहां पे ये बॉडी में शिरोधारा को ही, अब मोटर लगी होती है इसके साथ, हमने कषायम को डाल दिया, मोटर ऑन कर दी, शिरोधारा का जितना भी मेडिकेटेड ऑयल है वो सर के ऊपर चलेगा। लाइक दैट परिषेक भी साथ में होता रहेगा। दिस जिस बीच का मिड पार्ट है इट इज मूवेबल, तो ये मूवेबल रहता है। जैसे हमने कषायम को डाला ये मुड़ा जाएगा, सिर्फ एक थेरापिस्ट चाहिए जो हल्के से इसको रब करना है। सो दिस इज द मेथड ऑफ परिषेक नाउअडेज। परिषेक पिडिचिल ऑयल धारा की जा सकती है। अब कहाँ कल हमने समझ लिया था, ठीक है। सो दीज ऑल दीज आर द मेथड्स जो स्टीम चिकित्सा के लिए दिया जाता है। अब आचार्य चरक में सूत्र स्थान में ये मेंशन किया है कि कौन सा स्टीम कौन सा हमें स्वेदन चिकित्सा की व्याधियों के अकॉर्डिंग डिजीज के पास श्लेष्मण लागू कर्ण मन्य शिर शूल स्वेद स्वर भेदा गलग रहे। इट्स मेंशन दैट जो डिजीजेस हमारी प्रतिशाया की है, कास की है या हिक्का और श्वास की है, वो शरीर में हमारे लघुता लाती है। कानों में मन्या शिरशूल स्वर भेदक अलग रहे। जितनी भी डिजीजेज रिलेटेड टू हमारे अपर एंटी इन्फेक्शन की है, जिसमें हम कानों के डिजीजेज ले सकते हैं, सर्वाइकल डिजीजेज है, हेडेक है या स्वर भेद की प्रॉब्लम्स हैं, फेशियल पैरालिसिस, सर्वांग या पक्षाघात, all these diseases can be treated with स्वेदन चिकित्सा। कोष्ठ अनाहा विबंधे मूत्र घाते वृजुभके पार्श्व पृष्ठ कटी कुक्षी संग ग्रहे गृध्र से शू। यहाँ पे आचार्य चरक ने ये भी मेंशन किया है जो हमारी जितनी भी रिलेटेड टू द शूल पेनफुल कंडीशंस रहती हैं, कटी की, गृध्रसी एंड डिजीजेस में भी स्टीम इज इंडिकेटेड। नेक्स्ट इज कोष्ठ। कोष्ठगत डिजीजेस में अगर कॉन्स्टिपेशन रह रही है या मूत्र घात और मूत्र कृच्छ, नेक्स्ट लाइन इट्स मेंशन दैट द मूत्र दैट इज अ मूत्र कृच्छ। यूटीआई को हम ले सकते हैं, ये किडनी डिजीजेस में भी स्टीम इज इंडिकेटेड। इसीलिए आजकल किडनी डिजीजेस में अवगाहा स्वेदन को प्रैक्टिस किया जाता है, जिस अवगाहा स्वेदन में यू कैन ऐड द पुनर्नवा गोक्षूर का काढ़ा बना के आप डायरेक्ट पेशेंट को उस अवगाहा में बिठा सकते हो फॉर द 45 मिनट्स। It helps to rejuvenate the renal portion and increase the outflow of the urine. Next is mentioned that the Pada Janu Rujaha Ati Sange Grehe Shravya Pihi खल्ली। और कौन सी डिजीजेज हैं जिसमें स्टीम को दिया जा सकता है? आचार्य ने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि जितनी भी डिजीजेज हमारी रिलेटेड टू द लेग्स के अंदर आती हैं, वात कंठ के, खल्ली जिसमें हैंड्स की मूवमेंट्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पैरों में दर्द रहना या पेन जो है रेडिएटिंग रहता है, संकोचन, स्टिफनेस रहती है, स्तब्धता रहती है, ये
बॉडी में सर्वांग शूल रहता है, उस कंडीशन में भी स्वेदन की चिकित्सा को दिया जा सकता है. So now you can see that is the treatment of Kaphaja, Vataja and Pittaja को differentiate करेंगे. उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान फॉर द स्टीम. कफजा रोगा में सबसे पहले डिजीज आती है प्रतिशाया, नेक्स्ट इज कासा, हिक्का एंड श्वासा. कास, हिक्का, श्वासा और प्रतिशाया, दीज आर द डिजीजेस रिलेटेड टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. इसमें जो स्टीम दी जाएगी, इसमें आप स्थानिक स्टीम को भी दे सकते हो, जस्ट स्टीमर को यूज करके. अदरवाइज इससे आप next you can see the diseases of cold, rhinitis, nasal congestion, cataracts. So all these diseases are related to the upper respiratory tract infection या ऊर्ध्वजत्रुगत रोगस के अंडर आती हैं, जिसमें हम स्टीमर की हेल्प से आप लोकल स्टीम प्रोवाइड कर सकते हो. प्राणधार ऑयल को यूज कर सकते हो. नेक्स्ट कर्पूर आदि ऑयल को यूज किया जा सकता है. अब हम इसकी कॉजेज को समझेंगे. द डिजीजेस विच आर रिलेटेड टू द नेजल डिस्चार्ज एंड कैटरैक्ट्स, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या रहते हैं? फर्स्ट कॉजेटिव फैक्टर इज एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल इरिटेंट्स. द पीपल हु आर डूइंग मोर बाइक, वर्क शेड्यूल ही ऐसा है कि पूरा दिन उनको बहुत ज्यादा बाइक चलाना पड़ता है, जिससे इरिटेंट उनकी बॉडी में आता है. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशन. कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर कर रहा है, जो केमिकल फैक्टरीज को बहुत ज्यादा एक्सपोजर करते हैं, उनको ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है. वेदर चेंजेस, जिनकी बॉडी में अगर इम्यून सिस्टम वीक रहे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं, विंटर टू समर टू विंटर, इस कंडीशन में वेदर चेंजेस होते हैं. सो पेशेंट्स को ईएनटी से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, इन्फेक्शन की वजह से, बीवरेजेस की वजह से, सर्टेन मेडिकेशंस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से. तो साइन एंड सिम्टम्स में हम देखेंगे स्टफ नोज रहेगी, रनिंग नोज रहेगी, स्नीजिंग रहेगी, म्यूकस इन द थ्रोट रहेगा, कफ की दिक्कत रहेगी एंड नेजल कंजेशन की दिक्कत रहेगी. नेक्स्ट यू कैन सी द ट्रेंडिंग रेजिम. ट्रेंडिंग रेजिम्स में क्या रहेगा? सबसे पहले हम स्टीम इनहेलेशन देंगे, उसको उष्ण स्वेदन देंगे, दैट विद द हॉट वाटर या अजवाइन, सैंधव, नमक. जो नॉर्मली आप पूजा में भी यूज करते हैं कपूर, उसको भी यूज किया जा सकता है. अदरवाइज दशमूल काढ़े को, दशमूल क्वाथ को, सभी चीजों को गर्म पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया जाता है. द फ्यूम्स दैट कम्स फ्रॉम दिस, जिससे फ्यूम्स आएंगे, वो डायरेक्टली आपके नेजल और रेस्पिरेटरी पैसेज पे एक्शन देंगे, जिससे हमारे ऑल्फैक्टरिक बल्ब को ये एक्टिवेट करेंगे. इससे क्या होगा? लूजनिंग ऑफ द म्यूकस इन द नेजल पैसेज. हमारे नेजल पैसेज में म्यूकस जो है वो दिस इरिटेंट स्टीम की वजह से लुब्रिफिकेशन होगी. मेन जो साइनसेस रहते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर साइनस, यहाँ पे जो कफ एक्यूमुलेटेड रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइनोसाइटिस या ज्यादा पेनफुल कंडीशंस रहती है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई स्टीम, जिससे इन एरिया में एक्यूमुलेटेड म्यूकस जो है वो डिसॉल्व होना शुरू होगा, एंड देन द पेशेंट फील इरिटेंट, उसको थोड़ी सी इरिटेशन होगी, देन द सलाइवा विल कम फ्रॉम द माउथ एंड द नोज, एंड देन इट विल हेल्प टू रिड्यूस द सिम्पटम. हाँ पे यू कैन सी दैट आचार्य सुश्रुत के भी थोड़ा सा हम फोकस करें, तो आचार्य सुश्रुत ने भी ये मेंशन किया है, नव प्रतिशाय, नवीन, जिसको एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस में हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करें. when the patient is having a sneezing की प्रॉब्लम या इसको राइनाइटिस की प्रॉब्लम जो हो रही है within 2 months हो रही है, सो नवीन प्रतिशत के अंडर कंसीडर किया जाएगा, जिसमें हमें स्पर्शप, जिसमें आप सरसों के तेल का व्याख्यान दिया गया है, और स्वेदन और वमन जिसको हमने करवाना है, जिसको वमन देना है, या पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यू कैन प्लान फॉर द वमन एंड यू कैन प्लान फॉर द नर्सिंग. कुछ डिजीजेस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक की ही, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को मेन एक्शन करती है, दैट इज अ हिकअप, ब्रेथलेसनेस, डिस्पोनिया एंड अस्थमा. सो हिकअप में क्या रहता है? इट इज अ क्विकली इनवॉलेंटरी इनहेलेशन.
हिकअप के डिजीज में इट्स इनवॉलेंट्री इनहेलेशन रहती है बिकॉज ऑफ द स्पाज्म, डायफ्रामेटिक स्पाज्म इरिटेंट करेगा, जिससे जो वायु है, अपान वायु व्यान वायु का मूवमेंट जो होता है, व्यान वायु जो है वो मूव करेगी फुल ऑफ द बॉडी एंड इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट एट द प्लेस ऑफ द डायफ्राम। सो सडन जर्क की वजह से ये इसको अपवर्ड मूवमेंट्स देगी, जिससे चोक्ड हो जाएगा हमारा ग्वाइटस एंड it can produce shortening of the voice and producing the short relieving sharp sound। तो पेशेंट को शार्प और दिस टाइप ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब हिकअप को आप लेस देन 48 आवर्स लेंगे तो ये ड्रिंकिंग टू मच, ईटिंग टू मच, जो लोग बहुत ज्यादा एकदम से विदाउट गिविंग ए गैप ज्यादा चीजें एकदम से ड्रिंक कर लेते हैं, या ईटिंग बहुत सारी चीजों को एट ए टाइम आपने खा लिया है, एकदम से सडन टेम्परेचर में चेंजेस हो गए हैं, या खाते वक्त कुछ चीज च्युप कर गई है आपके गले में, तो दिस कैन प्रोड्यूस द हिकअप। हिकअप दो तरह से है, एक व्याधि भी है और एक हम नॉर्मली लेते हैं। अगर मोर देन 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर अंदर आपको हिकअप हुआ, इट कैन सबसाइड विद द नॉर्मल वे, नो मेडिकेशन विल बी रिक्वायर्ड। If it can lead more than 48 hours, it can affect on the vagus nerve। ये हमारे नर्व वेगस एंड पैनिक नर्व्स की डैमेज हो जाती है, इरिटेशंस रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर इन्फेक्शन की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड ड्रग्स। सो इट कैन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन करेगा। अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन है ऑलरेडी, ये कहीं पे ट्यूमर है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में चेंजेस होंगे, और देन वी हैव टू प्लान फॉर द ट्रीटमेंट्स। So you can see that is a cause of asthma। अस्थमा के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं और इसके सिम्टम्स आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे पेशेंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्थमा का जो कॉज होता है जेनेटिक हो सकता है, ड्यू टू देयर पेरेंटल डीएनए की वजह से बच्चों में आ सकता है। कोई वायरल इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म तक रहा हो, हिस्ट्री ऑफ हाइजीनिक हाइपोथेसिस, या अर्ली एलर्जेंट एक्सपोजर। कई बार क्या होता है, साइनोसाइटिस की वजह से इट कैन लीड टू द अस्थमा में डेवलप हो जाता है, एयर से एलर्जी होती है, ये पोलन से एलर्जी होती है। सो एनी टाइप ऑफ द एलर्जीज कैन प्रोड्यूस अस्थमा। अब इसमें सिम्टम्स जो हमें अपीयर होंगे, फर्स्ट प्रॉक्सिमल एंड डिस्फोनिया, कफ, वीजिंग आएगी, वर्स्ट इन द विंटर सीजन और रेनी सीजन में ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। People are coming to your OPDs, they are taking inhalers because sometimes problems इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, they have to use an inhaler, then it helps to act as a clean your passage। So in that conditions, हम आयुर्वेदा में आचार्य चरक ने यहाँ मेंशन किया है नाड़ी प्रस्थ संकरे स्वेदे। स्वेदन का हमें जो ट्रीटमेंट देना चाहिए उसमें हमें नाड़ी या प्रस्थ या संकर स्वेदन को चूज करना चाहिए, जिसमें हम श्लेष्मा को ये कम करेगा, वाता का अनुलोमन करेगा, बॉडी में ये स्टिफनेस को दूर करेगा और अंशियसनेस को प्रोड्यूस करता है, जिसमें हम और चीजों को यूज कर सकते हैं, पिपली, सैंधव और घृत। पिपली, सैंधव और शहद, इनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है जो वात से अवरोधित हो गया होता है। ट्रीटमेंट रेजिम में सबसे पहले श्वास में हम क्या करने वाले हैं, निदान परिवर्जन। यू हैव टू सी द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द पेशेंट, किस कारण से उसको प्रॉब्लम हो रही है। वो बहुत सारे ठंडी चीजों का सेवन करता है, ये ऐसे एरिया में रह रहा है जहां का टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन उसको सूट नहीं कर रही है। निदान परिवर्तन में यू कैन असेस द प्रकृति ऑफ द पेशेंट, वात पित्त कफ जो कौन सी प्रकृति है, उसके लाइफस्टाइल को देखिए कि मॉर्निंग आवर्स में वो कितने देर तक सोता है, या उसका खाने का टाइमिंग्स क्या है, मॉर्निंग में वो दूध की बनी हुई चीजों का सेवन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉर्निंग इज अ टाइम ऑफ अ कफ काल। अगर इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स को ज्यादा लेते हैं तो कफ को इंक्रीज करेगा और इट कैन लीड टू द एपिसोडिक अटैक ऑफ अस्थमा। सेकेंड, उसका वेकअप टाइम क्या है, अगर वो कफ काल में सो रहा है फिर उसका अस्थमा का अटैक दिन में या इवनिंग में बढ़ सकता है। सो इसलिए अस्थमा के पेशेंट को यू शुड एडवाइज टू गेट अप एट अराउंड 6 to 7 o'clock।
दिस इज अ निदान परिवर्जन चिकित्सा। नेक्स्ट इज अ स्नेहना। स्नेहना में यू कैन एडवाइज द घृतपान, जिसमें कंठकारी आदि घृत दिया जा सकता है, वासावलेह को दिया जा सकता है। सो देयर इज लॉट ऑफ मेडिसिन मेंशन इन द क्लासिकल्स. So when we are going to plan with the Snehana and Swedana Chikitsa, first can plan with the Abhyangam, जिसमें रूक्षण अभ्यंगम की व्याख्यान दिया गया है आचार्य में. इसमें हम नमक, सैंधव नमक को ऑयल में ऐड करेंगे, फिर उस ऑयल से मसाज जो है वो दी जाती है. नेक्स्ट है स्वेदना चिकित्सा, जिसमें स्टीम प्रोवाइड की जाएगी. इसके बाद आप क्लासिकल वमन को पेशेंट को प्लान कर सकते हो, जिसमें कफ प्रेडोमिनेंट स्टेज अगर हमें दिखती है. अदरवाइज तमक श्वास थ्रू विरेचना, आचार्य ने ये भी मेंशन किया है, जहां पे आपको कफ का ज्यादा प्रेडोमिनेंस दिखता है और पेशेंट के सिम्टम्स जो है बैठ कम हो जाती है, लेटने पे ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, उस कंडीशन में आप विरेचन भी प्लान कर सकते हो. क्या होता है, विरेचन प्लान करने से हम दोषास को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं. उदान वायु के विशेषण है जो लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रही है. यहाँ पे जैसे ही हम अपान वायु को एक्सपेल करने में हेल्प करता है, मल मूत्र ये सब चीजें बाहर जाएंगी, तो इट विल रिड्यूस द जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्वेदन, जिसमें ऊष्मन स्वेदन दिया जाता है, स्टीम इनहेलेशन की जाती है. स्वेदन में आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेदना को यूज कर सकते हैं, दैट इज नाड़ी स्वेदन, प्रहस्त्र स्वेदन. पूर्व कर्म में हम यूज ऑफ स्वेदन लोकली और थ्रोली होल बॉडी. स्वेदन जो है वो लोकली या पूरी बॉडी पे अप्लाई किया जा सकता है. हेल्प इन लिक्विफिकेशन ऑफ विस्कस मला रूपी कफा. और दूसरा वात अनुलोमन कर सकते हैं. जैसे वात अनुलोमन होगा, इजी टू ब्रीथ हो जाएगा. सो आई थिंक, is it clear to everyone? Anybody is having any question regarding